पे केंद्र के का भाग 2 वीडियो है। इसमें हम लोग आसियान देश यानी दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नक्शा देख लेते हैं, किस क्षेत्र की बात हो रही है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो दक्षिण पूर्व के एशियाई देश मतलब यहाँ की बात हो रही है, इन देशों की। ठीक है, अभी इसके पहले हमने यूरोपीय संगठन के बारे में पढ़ा, मतलब यहाँ के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग यहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो देश है, विश्व युद्ध का असर इन देशों पर भी पड़ा, और यह जो एशिया का हिस्सा है, ये बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ। बार बार लोगों ने इस हिस्से को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, और उसके कारण इस हिस्से को बहुत ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी। यानी आर्थिक विकास नहीं हुआ और राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा रही। इस दौरान, इसके बाद विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध शुरू हुआ, तब इन देशों के ऊपर दबाव रहा कि ये किसी एक महाशक्ति को के साथ हो जाए, और इनको हमेशा दबाव ही झेलना पड़ा। इस बीच में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ और बाडुंग सम्मेलन हुआ, पर वो भी कोई कारगर भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। इन्हीं सब समस्याओं के चलते 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की। तो इस 1967 में 5 देश कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अगर आप याद कीजिए तो 1957 में, ठीक 10 साल पहले, यूरोप में भी यूरोपियन आर्थिक गुट की नींव पड़ी थी, और 1967 में यहाँ दक्षिण एशिया में एशियान की नींव पड़ी। आसियान का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो उन देशों का आर्थिक विकास हो, और आर्थिक विकास के जरिए उनका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो। उनका ये भी सोचना था कि कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के नियमों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा मिले। कुछ सालों बाद के वर्षों में इसमें 5 और राष्ट्र शामिल हो गए, जो ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी शामिल हो गए। तो टोटल 10 देश शामिल हो गए आसियान में। आसियान में और यूरोपीय संगठन में मुख्य फर्क क्या था कि यूरोपीय संगठन ने एक अधिराष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया और एक राष्ट्र की तरह काम करने की कोशिश की, जबकि आसियान में जो सदस्य देश हैं उनकी सार्वभौमिकता को मान्यता दी गई, और जो सहयोग है वो सिर्फ आर्थिक स्तर तक ही रखा गया। यूरोपीय संगठन की तरह नहीं किया गया कि एक मुद्रा हो, एक झंडा, और एक यूरोपीय संगठन की तरह नहीं करके आसियान में जो राष्ट्रीय सार्वभौमिकता को सम्मान दिया गया, और इसको आसियान वे कहा गया। दुनिया में, मतलब अगर आप यूरोपीय संगठन को देखें तो वो पूरी जगह एक संगठन की तरह आता है। वो सारी नीतियों में यूरोपीय संगठन की तरह भाग लेता है। उनका आप उस क्षेत्र का पूरा आप कह सकते हो कि यूरोपीय संगठन का ये घरेलू उत्पादन इतना था, या उनकी अपनी सेना है। आसियान में ऐसा कुछ भी नहीं है। आसियान सिर्फ आर्थिक विकास को ही ध्यान में रख के बनाया गया था, और हर सम्मिलित देश की इच्छा को, हर सम्मिलित देश की सार्वभौमिकता को सम्मान दिया गया। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नाम के 3 और स्तंभों पर भी काम करना शुरू किया। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवाद और सैनिक टकराव ना हो, इस बात पर आधारित है।
आसियान हमेशा बातचीत के जरिए ही अपने सदस्य देशों के बीच के मतभेदों को सुलझाना चाहता है। इसी के तहत उसने पूर्वी तिमोर और कंबोडिया के विवादों को सुलझाया है। अब धीरे धीरे आसियान, जैसे ये 3 स्तंभ से आसियान का विस्तार हो रहा है, उसी तरह 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। आसियान आज भी बुनियादी रूप से एक आर्थिक संगठन ही है, परंतु उसने अपना थोड़ा विस्तार किया है। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका और यूरोपीय संघ और जापान की तुलना से काफी छोटी है, परंतु इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार, उत्पादन आधार तैयार करना और इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। आसियान देशों ने अब निवेश और श्रम में भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है और चीन और अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर बातचीत करना भी शुरू कर दिया है। आसियान जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। आसियान एक अकेला संगठन है जो एशिया को बाकी विश्व से बात करने का एक मंच प्रदान करता है। 1999 से आसियान की नियमित रूप से वार्षिक बैठकें भी हो रही हैं। पहले भारत पूर्व की ओर उतना ध्यान नहीं देता था, परंतु अब भारतीय विदेश नीति में सुधार करने की कोशिश की गई है और भारत अब अपने पूर्व की ओर भी ध्यान दे रहा है। तो भारत ने 1991 में लुक ईस्ट और 1914 की एक्ट ईस्ट नीति को अपनाया है। इससे भारत और आसियान देशों के बीच में सहयोग और समझौता बढ़ा है। 1910 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू की गई है। आसियान की जो असली ताकत है वह अपने सदस्य देश, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पे चर्चा करने की राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। तो एशियान और यूरोपीय संगठन के बीच में काफी फर्क है। यूरोपीय संगठन एक राष्ट्र की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है, जबकि आसियान जो है वह अपने सम्मिलित देशों की सार्वभौमिकता को, उनकी बातों को, उनको महत्व देता है और आसियान जो है वो अपने आप को आर्थिक तालमेल तक ही पर ज्यादा ध्यान देता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान और उसका प्रभाव। थैंक यू।